नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे चाइना की पॉपुलेशन के बारे में। 27 अप्रैल को फाइनेंशियल टाइम्स, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, उसने एक खबर छापी थी कि चाइना की जो पॉपुलेशन सेंसस का डेटा है वो इसीलिए रिलीज नहीं किया जा रहा है क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन घट गई है। ये एक तरह से उनकी इनसाइड स्टोरी थी, उन्होंने किसी ऑफिशियल के हवाले से ये खबर छापी थी और उनका ये कहना था कि जो पॉपुलेशन के आंकड़े रिलीज करने में देरी हो रही है वो इसी कारण से हो रही है। लेकिन आज 30 अप्रैल को चाइना के ऑफिशियल अखबारों ने, जो स्टेट रन न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ के, ग्लोबल टाइम्स जैसे, उन्होंने केवल एक लाइन का खंडन जारी किया है ये कहते हुए कि चाइना की आबादी 2020 में बढ़ी है। दैट्स इट। आगे उन्होंने कुछ नहीं बताया है, आंकड़े जब आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में चाइना के सेंसस के डेटा को रिलीज करना था, यानी 2020 का जो उनका सेंसस है उसके आंकड़े रिलीज हो जाने थे 1 अप्रैल में, लेकिन वो 3 हफ्तों से डिले हो रहा है। और उसके पीछे अंदर की खबर फाइनेंशियल टाइम्स ने यही निकाली है कि आबादी गिरी है, तो इसीलिए वो आंकड़ों को मैनेज करने में लगे हुए हैं सारे अधिकारी अभी वहां पर। दोस्तों, रविवार को अनअकैडमी कॉम्बैट आ रहा है, उसके लिए आप आज ही रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्जेस नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज यूज द कोड महिपाल व्हाइल रजिस्टरिंग फॉर अनअकैडमी कॉम्बैट। कॉम्बैट का फायदा ये है कि आप फ्री स्कॉलरशिप जीत सकते हैं अनअकैडमी ग्रुप की तरफ से। अगर आप टॉप रैंक लेकर आते हैं तो आपको कंप्लीटली फ्री स्कॉलरशिप मिलेगी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस पर, और टॉप 500 रैंकर्स के लिए कोई ना कोई स्कॉलरशिप का ऑप्शन है। कॉम्बैट हिंदी में भी उपलब्ध है। 11 बजे रविवार को, याद रखिएगा, अभी एनरोल कर लो ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे कि मुझे 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट में अच्छी रैंक लेकर आनी है। अभी से पढ़ाई शुरू करो, थोड़ा सा मेंटल प्रेशर उसके लिए जरूरी है। तो चाइना की आबादी पिछले 60 सालों में गिरी नहीं है, लगातार बढ़े जा रही है। केवल एक डिप आपको यहां देखने को मिलेगा 1961 के आसपास। अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो ये वाला कॉलम थोड़ा सा टॉल है और ये वाले दो जो हैं ये थोड़े से उससे नीचे हैं। ये बताता है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड के दौरान चाइना में आबादी गिरी थी। और याद रखिए, यहां पर मैं ग्रोथ रेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एब्सोल्यूट नंबर्स की, कि अगर आबादी किसी एक साल 50 करोड़ है और अगले साल 49 करोड़ हो जाती है तो इसका मतलब आबादी गिर गई है। तो ऐसा आखिरी बार चाइना में हुआ था 60 साल पहले 1961 में, और उसके बाद अब जाकर हुआ है 2021 में। अगर आप बाकी का पूरा समय काल देखो, यानी 1961 से लेकर 2021 के बीच में, तो चाइना की आबादी काफी तेजी से बढ़ी है। इनफैक्ट 70s में इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि चाइना को 1980 के आसपास वन चाइल्ड पॉलिसी लानी पड़ी थी। अब चाइना में आबादी का जो डेटा है, पॉपुलेशन डेटा है, वो काफी सेंसिटिव इशू है दोनों के लिए, सरकार के लिए भी और समाज के लिए भी। क्योंकि चाइना का जो मेन इकोनॉमी है वो लेबर के ऊपर बेस्ड है, चीप लेबर है वहां पर, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, और ये सब कुछ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि वहां पर आबादी काफी ज्यादा है। इसके कारण ये जो आबादी का डेटा है या फिर इसके जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं वो सरकार थोड़ा टाइटली कंट्रोल करती है। उसको अगर नेगेटिव ट्रेंड्स नजर आते हैं तो उसको करेक्ट करके फिर वो पब्लिक में रिलीज करते हैं। चाइना के लिए आबादी का कम होना एक बहुत ही सेंसिटिव इशू इसीलिए भी है क्योंकि आखिरी बार ऐसा ग्रेट लीप फॉरवर्ड के दौरान हुआ था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 और 1962 के बीच में चाइना में एक इवेंट था, जब माओ जेडोंग की इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण देश भर में अकाल और भुखमरी फैल गई थी और करोड़ों लोगों की जान गई थी। हमें आज दिन तक एग्जैक्ट आंकड़े नहीं पता, एस्टिमेट कहते हैं कि 1 से लेकर 5 करोड़ के बीच में लोगों की जान गई थी। किसी दिन मैं इसके ऊपर एक अलग लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा डिटेल्ड टॉपिक है। अभी के लिए बस इतना जान लो कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाज अ डिजास्ट्रस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण लोगों की जानें चली गई थी और वो एक काफी सेंसिटिव इशू है चाइना की हिस्ट्री में आज भी। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड माओ जेडोंग की सबसे बड़ी गलतियों में से एक माना जाता है। तो उस समय जो डेथ्स हुई थी, आप समझ रहे हो, उसके कारण आबादी कम हुई। अब 2021 में आबादी कम होने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला, कोविड-19 के कारण डेथ, जो चाइना नंबर्स ऑफिशियली छुपाता आया है, यानी कि चाइना के जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो सही से स्थिति को दर्शाते नहीं है। और दूसरा, कोविड के कारण, इकोनॉमी की हालत के कारण हो सकता है कि फर्टिलिटी रेट गिर गई हो। फर्टिलिटी रेट गिरने का मतलब है कि लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, अभी अवॉइड कर रहे हैं या फिर भविष्य में पैदा करना चाहेंगे ड्यू टू द फाइनेंशियल कंडीशंस राइट नाउ। चाइना की स्थापना जब से हुई है 1949 में, उसके बाद से चाइना की आबादी लगातार बढ़ रही है और इस बढ़ती आबादी के कारण चाइना की जीडीपी भी काफी तेजी से बढ़ी है, स्पेशली आफ्टर 1979। तो उस समय चाइना ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया और अपने आबादी के दम पर ही, चीप लेबर के दम पर ही अपने आप को एज अ मैन्युफैक्चरिंग जायंट एस्टैब्लिश किया। चाइना ने अपने आबादी को सॉफ्ट पावर के रूप में भी इस्तेमाल किया, जैसे कि कई हॉलीवुड फिल्मों में चाइनीज सुपरस्टार्स को
चाहे 5 मिनट का रोल दे दें, लेकिन उनको कास्ट कर लिया जाता है कोई छोटे मोटे साइड रोल के लिए। उससे होता क्या है कि वो वाली फिल्म जो इंग्लिश हॉलीवुड फिल्म है वो चाइना में भी अच्छा बिजनेस कर लेती है, क्योंकि वहां आबादी इतनी है और वहां के सुपरस्टार को आपने रख लिया तो देखने आ जाएंगे लोग। ये फंडा कई हॉलीवुड डायरेक्टर्स ने भारत में भी चलाने की कोशिश करी। उन्होंने बड़े बड़े भारतीय स्टार्स को साइन करवाया, अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय, मल्लिका शेरावत, लेकिन उनकी किसी की भी फिल्में भारत में नहीं चली क्योंकि उनको देखने लोग थिएटर में जाने को तैयार नहीं थे। एनीवेज, जोक्स असाइड, 70 के दशक में बढ़ती आबादी के कारण चाइना की सरकार ने एक निर्णय लिया कि वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया जाएगा। तो 1980 में इन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करी, जिसके तहत एक कपल केवल एक बच्चा पैदा कर सकता है और दूसरा बच्चा होगा तो उनको किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता उपलब्ध नहीं होगी। ऐसे में चाइना में वन चाइल्ड जनरेशन जो है वो 1980s से आप देख सकते हैं, और 2000 और 2010 के सेंसस में उसका काफ़ी ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। जैसे कि 2000 वाले सेंसस में 14 साल से कम आबादी 23% के आसपास थी, 2010 में ये घटकर 17% के आसपास आ गई। और इस 2010 सेंसस के बाद चाइना की सरकार को चिंता होने लगी कि एक तो हमारे जवान लोग कम हो रहे हैं और जो बूढ़े लोग हैं 60 से ऊपर की आबादी है वो बढ़ रही है। पहले 10% थी, अब 13.5% के आसपास हो गई है। इन आंकड़ों को देखते हुए चाइना की सरकार ने निर्णय लिया कि वक्त आ गया है वन चाइल्ड पॉलिसी को हटा दिया जाए। यंग कपल्स को बोला गया कि अब आप 2 बच्चे पैदा करिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, सरकार आप पर कोई रोक टोक नहीं लगाएगी। लेकिन ये पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, जिसको सरकार पुश करना चाहती थी, सरप्राइजिंगली ये फेल हो गई। क्योंकि अब क्या हो गया है कि बच्चे को पालना पोसना बड़ा करना फाइनेंशियली इतना बड़ा एक बर्डन बन चुका है कि चाइना में लोग अब करियर को तवज्जो दे रहे हैं, ना कि 2 बच्चों को पैदा करने पे। तो अब वहां पर एक कल्चरल माइंडसेट हो गया है कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो एक ही बच्चा पैदा करता है, और एक वो नॉर्म बन चुका है कि अब एक ही बच्चा पैदा करना है। 2 चाइल्ड पॉलिसी इन्होंने बहुत कोशिश करी 16, 17, 18 में कि इसको पुश किया जाए, लेकिन चाइना में फर्टिलिटी रेट नहीं बढ़ी है डिस्पाइट रिमूविंग दिस वन चाइल्ड पॉलिसी। और 1.5 के नीचे अगर फर्टिलिटी रेट जाती है किसी भी समाज या किसी भी देश की, तो वो फर्टिलिटी ट्रैप से बाहर आना बहुत मुश्किल है, यानी कि उसके बाद फर्टिलिटी रेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो 2016 में चाइना ने टारगेट सेट किया कि फर्टिलिटी रेट जो है उसको 1.8 करना है, क्योंकि वो 1.56 के आसपास पहुंच गई थी 2015 में, जिसके बाद उन्होंने ये वन चाइल्ड पॉलिसी को हटाया था। अब इन्होंने कहा कि 2 चाइल्ड पॉलिसी है और टारगेट दिया कि 17-18 में इसको बढ़ा दिया जाए। लेकिन 2017-18 के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं, जो बर्थ के आंकड़े हैं, वो हर साल जो बर्थ रजिस्टर होते हैं उनके आंकड़ों से हमें पता चल जाता है कि वहां पर बच्चे ज्यादा पैदा नहीं हुए थे, यानी कि फर्टिलिटी रेट जो है ये ऊपर नहीं गई थी, वो वही 1.56 के आसपास रही थी। इस बात से चाइना की सरकार इतनी चिंतित है कि उनके जो सिविल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था कि हम फर्टिलिटी रेट की एक वार्निंग लाइन को क्रॉस करने वाले हैं, और अगर उससे हम नीचे चले गए तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो एक क्रिटिकल पीरियड ऑफ ट्रांजिशन में एंटर हो जाएगी। उसके बाद आबादी को बढ़ाना बहुत मुश्किल है, आबादी घटती चली जाएगी और बढ़ाना उसको काफी मुश्किल रहेगा। अभी जो लेटेस्ट सेंसस हुआ है 2020 के अंत में हुआ है, दिसंबर के आसपास खत्म हो गया था। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वहां पर जो सेंसस कराता है हर 10 साल में, और ये आंकड़े अप्रैल के पहले हफ्ते में रिलीज हो जाने थे, लेकिन अभी तक रिलीज हुए नहीं है। और सेंसस का डेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है चाइना की सरकार, चाइना की सोसाइटी के लिए, तो इसीलिए वहां पर वो फाइनेंशियल टाइम्स का जो आर्टिकल है उसने पूरी खलबली मचा दी और चाइना की सरकार को ऑफिशियली एक लाइन का स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि नहीं, ये सब झूठ है, आंकड़े आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। अब ये भी समझिए कि सेंसस का डेटा केवल एक नंबर नहीं होता है, उसके बेसिस पर कोई भी देश या सरकार अपनी फ्यूचर इकोनॉमिक पॉलिसी को तय करती है। तो चाइना का जो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है वो 2021 से 25 के टाइम पीरियड में है, उसके क्या इकोनॉमिक और सोशल टारगेट्स होंगे वो तय करा जाएगा इस सेंसस डेटा के बेस पर। तो चाइना की आबादी जो है वो 1.4 बिलियन के आसपास है अभी, मतलब जो सारे एस्टिमेट्स है वो यही कहते हैं कि 1.4 बिलियन यानी 140 करोड़ की चाइना की आबादी है। 2019 में 140 करोड़ का आंकड़ा इन्होंने क्रॉस कर लिया था, जस्ट क्रॉस किया था। यूएन का अनुमान यह था कि चाइना की आबादी 2027 तक बढ़ती जाएगी और उसके बाद वो नीचे आना शुरू होगी, यानी वो अपना पीक हिट करेगा 2027 में और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएगा। लेकिन अगर वो पीक अभी हिट हो चुका है, मान लो 2020 इज द पीक, तो फिर वो प्रोजेक्शन काफी जल्दी आ गया है। और जल्दी आने का नुकसान क्या होगा कि चाइना अभी इतना हाई इनकम कंट्री नहीं हुआ है जितना मान लो कि यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर जापान है, जहां पर भी एजिंग पॉपुलेशन है। लेकिन उन देशों में क्या है कि ऑलरेडी वो काफी अमीर देश हैं, तो वहां पर वो एजिंग पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए, सोशल बेनिफिट्स को देने के लिए सरकार के पास पैसा है। चाइना अभी इतनी तरक्की नहीं कर पाया है, चाइना इतना हाई इनकम कंट्री अभी नहीं बना है कि वो अपनी एजिंग पॉपुलेशन को इस वक्त संभाल सके। अगर वो भी हाई इनकम बन जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है, हर देश इस स्थिति में कभी ना कभी आएगा, भारत भी आएगा, 10-20 साल में हम भी इसी स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन टारगेट ये होता है हर देश का कि जब तक वो पीक आए पॉपुलेशन का, तब तक इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी हो चुकी हो कि फिर उस बड़ी आबादी को, एजिंग आबादी को, बूढ़ी होती हुई पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए सरकार के पास पैसा हो।
कई अंतर्राष्ट्रीय और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने ये रिपोर्ट किया कि चाइना में 2020 के जो जन्म के आंकड़े हैं उनमें 2019 के मुकाबले 15% डाउनफॉल देखा गया है। यानी 2019 के मुकाबले चाइना में 15% कम बच्चों का जन्म रजिस्ट्रेशन हुआ है। और उसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है, क्योंकि चेंज क्या हुआ है 19 और 20 में सबसे बड़ा चेंज कोविड-19 था। तो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो इकोनॉमिक हालात थे, शायद उसके कारण ही लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहे हैं इस वक्त। तो ये माना जा रहा है इन मीडिया रिपोर्ट्स में कि जो अभी आबादी का आंकड़ा आएगा चाइना का, वो 1.4 बिलियन से थोड़ा सा कम होने वाला है। तो 1.4 बिलियन से कम होगा तो डेफिनेटली आबादी 2019 से कम हुई है, इसीलिए अभी तक चाइना ने उन आंकड़ों को रिलीज नहीं किया है। अगर चाइना की आबादी 1.38 बिलियन से कम हो गई तो हो सकता है कि हम कुछ ही दिनों में दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भी बन जाएं, क्योंकि भारत की आबादी एस्टिमेटेड है 1.38 बिलियन पर। तो इससे कम हो गया चाइना तो हम टॉप पर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये काफ़ी बड़ा बदलाव होगा। मतलब समझ रहे हो बच्चों को जीके याद करने में कितनी प्रॉब्लम होगी। जो छोटे छोटे बच्चे बचपन से रटते आ रहे हैं स्कूल में, हम भी रटते आ रहे हैं कि चाइना नंबर 1 है, हम नंबर 2 पर हैं, तो अब वो रिवर्स हो जाएगा। इस गिरावट का चाइना और पूरे एशिया की इकोनॉमी के ऊपर असर आएगा। चाइना को बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, कंजम्पशन घटेगा, जो एजिंग पॉपुलेशन है उनके केयर करने के लिए रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे चाइना को। तो इस प्रकार से बहुत सारी पॉलिसीज़ में उनको बदलाव करना पड़ेगा। ये डेटा रिलीज होने के बाद हो सकता है कि चाइना की सरकार अपने बर्थ कंट्रोल पॉलिसीज़ को और ज़्यादा रिलैक्स कर दे। हो सकता है कंपलसरी कर दे कि 2 बच्चे पैदा करने हैं। पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, अब हो सकता है 2 चाइल्ड पॉलिसी कंपलसरी कर दी जाए, हु नोज। दूसरा, जो रिटायरमेंट की एज है उस पर भी काफ़ी डिबेट हो सकता है, क्योंकि चाइना में अभी रिटायरमेंट एज 60 है पुरुषों के लिए, 55 महिलाओं के लिए। तो ऐसे में ये हो सकता है कि रिटायरमेंट एज को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, 2 या 4 साल बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एल्डरली पॉपुलेशन तो बढ़ती जाएगी लेकिन जो जवान लोग हैं, जो काम करते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है, वो श्रिंक होती जाएगी। तो ऐसे में रिटायरमेंट एज को बढ़ाना जरूरी है। और चाइना की सरकार ने मार्च में घोषणा भी करी थी कि वो धीरे धीरे रिटायरमेंट एज को बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं। चाइना अपने हुकोउ सिस्टम को भी चेंज करेगा। ये हुकोउ सिस्टम क्या होता है? देखो, जैसे भारत में राशन कार्ड होता है ना, वैसे ही चाइना में एक हुकोउ सिस्टम होता है। एक पासपोर्ट जैसा कार्ड दे देती है सरकार और उसके बेसिस पर आपको सारे सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन अगर वो आपका गांव का कार्ड बना हुआ है तो आप उसको जाके शहर में उसका फायदा नहीं उठा सकते। तो चाहे आप नौकरी शहर में कर रहे हो लेकिन आपके परिवार को सारे बेनिफिट्स गांव में मिलेंगे। अब इस हुकोउ सिस्टम के कारण क्या होता है, लोगों को अपने परिवार को रखना पड़ता है गांव में। तो कई लोग नौकरी करते हैं सिटीज में, माँ बाप, और अपने बच्चों को अपने दादा दादी के पास गाँव में छोड़ देते हैं, वरना उनको स्कूल में जो एजुकेशन के बेनिफिट्स हैं, फ्री एजुकेशन एटसेट्रा, वो सब नहीं मिलेगा। तो ये हुकोउ सिस्टम क्या है कि एक तरह से चाइना का कंट्रोल है रूरल और अर्बन पॉपुलेशन को बैलेंस में रखने के लिए। वरना आप समझ रहे हो इतने तरक्की है, इतने जॉब्स हैं अर्बन एरियाज में कि सारी रूरल पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में आ जाएगी। तो सरकार वो चाहती नहीं है, एक चेक रखना चाहती है उस पर। तो उन्होंने ये हुकोउ सिस्टम बना रखा है। इसका काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है चाइना में हाल के दिनों में। तो इसीलिए शायद इस सिस्टम में अब ढील दी जाएगी कि आपको बेनिफिट सिटी में भी मिल सकते हैं। इससे क्या होगा कि चाइना में अर्बनाइजेशन अब तेजी से होगा। अभी तक हुकोउ सिस्टम में क्या होता था कि कार्ड में वहां का नाम लिखा जाता था जो आपके माता पिता का जन्म स्थान है। तो मान लो आपके माता पिता किसी अन्य राज्य में पैदा हुए थे, अब आप काम कर रहे हो बीजिंग शहर में, शंघाई में, आपके माँ बाप आपसे 1500 किलोमीटर दूर किसी गांव में पैदा हुए थे, तो आपको वहां जाना पड़ेगा सारे बेनिफिट्स लेने के लिए। तो ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव सा सिस्टम है, तो इसको भी अब चेंज करने का प्लान चल रहा है। इसका फायदा ये होगा कि जो वर्कर्स शहरों में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स हैं, वो अपने परिवार को भी शहरों में ला सकेंगे, उनके बच्चों को स्कूल की एजुकेशन मिल सकेगी सिटीज़ में। अभी तक उनको गांव में रहना पड़ता था, तो इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरेगी, लेकिन बस इससे अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो अब तो चाइना की सरकार चाहती है कि अर्बनाइजेशन तेज़ी से बढ़े। अब चाइना की आबादी को दूसरे देशों से कंपेयर करें तो चाइना की आबादी काफ़ी तेज़ी से बूढ़ी होती जा रही है। दूसरी ओर यूएस जो है उसकी आबादी बढ़ रही है, क्योंकि यूएस में इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो यूएस की आबादी 15% बढ़ जाएगी 2050 तक। और अगर यूनाइटेड नेशंस के हम प्रोजेक्शंस देखें कि 21वीं सदी के अंत तक सभी देशों की आबादी कितनी होगी, तो उसमें आप देखोगे चाइना की आबादी आधी हो जाएगी, भारत की आबादी भी कम होगी। जितने भी बड़े बड़े देश हैं जिनकी आबादी अभी काफ़ी ज़्यादा है, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इन सब की आबादी कम होगी, ब्राज़ील की भी कम होगी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की आबादी मोर और लेस उतनी ही रहेगी। 3% यहाँ पर बढ़ोतरी बताई गई है। तो ये चाइना की ग्लोबल स्टैंडिंग को भी अफेक्ट करेगा। कैसे? क्योंकि देखो, चाइना की आबादी अगर कम होती है तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी पर फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा, और यूएसए के लिए काफ़ी आसान रहेगा, क्योंकि अगर वहाँ पर इमिग्रेंट्स आते गए तो उनकी आबादी बढ़ती जाएगी, उनके पास एक यंग वर्कफोर्स हमेशा बनी रहेगी। तो चाइना की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है 21वीं सदी में, वो भी उनकी आबादी के कारण असर उस पर हो सकता है। इसीलिए वो अपने इन आंकड़ों को इतना सेंसिटिव मानते हैं। समझ में आया आपको? अगर वर्कफोर्स में 0.5% का भी डिक्रीज आ जाता है तो ओवरऑल जीडीपी में भी तो कुछ प्रतिशत का डिक्रीज आएगा। 0.5 नहीं तो 1% का डिक्रीज तो डेफिनेटली आएगा। तो इसी कारण से वो अपनी जीडीपी को भी कम होने नहीं दे सकते, इसीलिए वो इन आंकड़ों को इतना बचा के रखते हैं, इतना सेंसिटिवली रिलीज करते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो इन दोनों चैनल्स पर, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा।
अगर आप 2022 और 23 के यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं। भारत के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के यहाँ पर कोर्स हैं। प्लस कोर्स को ज्वाइन करके आप किसी भी टीचर की लाइव क्लास को अवेल कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अब अनअकैडमी पर बैचेस के रूप में पढ़ाई होती है, तो एक फिक्स टाइम टेबल शेड्यूल के साथ आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। आपको क्या करना है, केवल एक बैच ज्वाइन कर लेना है। तो हर महीने बैच बनता है। 28 अप्रैल को बैच चालू हुआ है, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश मीडियम तीनों के अंदर। तो जो भी भाषा में आप पढ़ना चाहते हैं उस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपका एक फिक्स शेड्यूल रहेगा, आपको टीचर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। आपके पास ये ऑप्शन तो है कि आप किसी भी टीचर का प्लस कोर्स देख सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको बैच में पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। और इन सभी कोर्सेज पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल, तो आपको ये वाले प्राइसेस पे नहीं करने। इस नए बैच के अंदर मेरी आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस स्टार्ट हो रही है कल से 1 मई से रात को 8 बजे। अगर आप ऑप्शनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑप्शनल के लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। ऑप्शनल प्लस जीएस का कंबाइंड कोर्स अगर आप लेते हैं तो आपको प्राइस का काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये प्राइसेस भी आपको पे नहीं करनी। इन पर भी 10% डिस्काउंट है अगर आप कोड यूज़ कर लेते हैं। तो रिमेंबर टू यूज़ द कोड, उसके बिना पैसे मत दे देना, ऐसे ही आपके 10% एक्स्ट्रा पैसे लग जाएंगे। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, इन सभी कोर्सेज के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो डू गो एंड चेक देम आउट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर देम। फ्री टेस्ट सीरीज चलाई जाती हैं, 3 टेस्ट सीरीज हैं, इनका फायदा उठाइए। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज का इस्तेमाल कीजिए, महिपाल कोड लगाना है आपको केवल, और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।